हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम, सीयूटी पीजी, आपके मास्टर्स का और आपके स्कूल्स का मैथमेटिक्स। एंड आज जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, जो सीरीज चल रही है, वो है एमएससी मैथमेटिक्स की। कौन सी बुक है? फंक्शनल एनालिसिस, और टॉपिक है आपका ग्राहम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइज प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें आपको ऑर्थोगोनलाइज की बात होती है, इनर प्रोडक्ट की बात होती है, जो डिफिकल्टी फेस करते हो आप लोग। बट आज मैं गारंटी ले रही हूं, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये खुशी एंड रिचा की डिमांडिंग वीडियोस है, मैं सारे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो थ्योरम्स करा दूं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। एंड आप फीडबैक दिया कीजिए मुझे, आपने पहले भी दिए मुझे फीडबैक, एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे आपसे ये मिलता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी मेहनत में एक अपना योगदान दिया, जो कि मेरा मेन मोटिव था इस चैनल को ओपन करने का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंड आज जो इस थ्योरम का आपका डर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और एक बात, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर भी किया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है। चलो, तो सबसे मेन बात जो है आपकी इसकी ग्राहम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइज प्रोसेस की, इसका स्टेटमेंट करेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे आज, एंड देन ये भी देखेंगे जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके इर्द गिर्द के जितने क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि आपके सीएसआईआर नेट हो गया, गेट हो गया, टिफर हो गया, जितने भी हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी। सीएसआई नेट के भी क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले एक बात बता दूं, इसी का क्रिस्प में बताती हूँ मैं। जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है, उनका एक सेट लेते हैं हम। उस सेट का हम उस सेट को जब कन्वर्ट करते हैं, मींस लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट होता है उसको जो हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करते हैं ऑर्थोगोनल सेट्स में, तब ये जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम ग्राहम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइज प्रोसेस का यूज करते हैं। और इसमें जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से सब स्पेस बनता है, और जो ये ऑर्थोगोनल सेट से हमारा सब स्पेस बना है, वो दोनों इक्वल ही होते हैं। यही सारा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे, यही सारा रोल है। इसी को मैंने आपको क्रिस्प में समझा दिया। अब हम स्टेटमेंट एज अ मैनर वे में पढ़ेंगे, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है हमसे? स्टेटमेंट बोलता है, रिकैप की जरूरत नहीं है इसमें। स्टेटमेंट बोलता है इसमें, लेट x1, ये x1, x1, x2, x3 and xn be a linear independent set. It means ये सारे linear independent vectors होंगे, उनका कलेक्शन लिया तो linear independent sets हो गए in a Hilbert space H. Then there will be an orthogonal set, कौन से? E1, E2 up to En and so on, such that for each n की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? each n की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। each n की बात हो रही है। सब स्पेसेस जनरेट, इससे जो सब स्पेस जनरेट होंगे कौन कौन से? x1, x2 अप टू xn, एंड जो सब स्पेस जनरेट हो रहे हैं इस ऑर्थोगोनल नॉर्मल सेट से, वो है E1, E2 अप टू En विल बी द सेम। तब जो ये सब स्पेस है, हमारा सब स्पेस है x1, x2, x1, x2, x3 अप टू xn, एंड जो ये हमारे ऑर्थो नॉर्मल सेट से सब स्पेस आया E1, E2, E3 अप टू En, ये सेम होंगे। यही हमारी क्या कहती है? ग्राहम-श्मिट की प्रोसेस की थ्योरम कहती है। ये आ जाता है आपका, और सबसे डिमांडिंग टॉपिक है ये। हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, एंड हमें जो ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया गया है, ये है ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारा। एंड ये किसकी बात कर रहा है? हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहा है, एच की। ये चंक्स हैं आपके, ठीक है। एंड इससे ऑर्थोनॉर्मल सेट से एंड जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट से हमारा जो सब स्पेस जनरेट हुआ है, कौन कौन से हुआ है? ये वाले एंड ये। तो ये आपस में इक्वल होंगे, यही कहती है मेरी ग्राहम-श्मिट थ्योरम। मतलब थ्योरम क्या बोलो इसको, ग्राहम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसको हम ड्राइव करते हैं।
तो हर एक n के लिए करेंगे हम, इसमें n इज इक्वल टू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, देन एक n इज इक्वल टू n पर जनरलाइज करेंगे। इसके बाद हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करने का देखेंगे। तो स्टेटमेंट तो यही है, हम इसे प्रूफ के तौर पर कह सकते हैं, या अगर हम ड्राइव करें, वी ड्राइव किस तरीके से, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि ईच n की बात हो रही है ना, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि जब मेरे पास n इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास वैल्यू आएगी ये x1, ये क्या है मेरा, ये है मेरा लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। और हम सभी जानते हैं लीनियर स्पेस आपका पूरा का पूरा यूज हो रहा है इसमें, अलजेब्रा जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है। हम सब जानते हैं जब कोई सिंगलटन सेट होता है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो इट मींस यहां से मैंने क्या देखा कि ये सिंगलटन सेट तो है ही, ये सिंगलटन सेट है, तो इंप्लाइज दैट x1 की वैल्यू मेरी जीरो तो नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर लेट किया मैंने, लेट y1 इज इक्वल टू x1, y1 इज इक्वल टू x1 क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, y1 इज इक्वल टू x1 है, तो इट मींस जब x1 की वैल्यू जीरो नहीं है तो यहां पर मेरे पास y1 की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, ये बात है। तो अब अगर मैं यहां पर क्या देखूं, अगर मैं यहां पर ये चीज देखना चाहूं लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के लिए, इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको इस वाली चीज में कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है हमारे पास, तो जो ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हुए हमारे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले प्रॉपर्टी पे भी ध्यान करें। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट की प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, उसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे आपस में एक दूसरे के साथ लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, मींस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। अब अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात करूं, इसमें क्या होता है, इसके लिए इसमें जो वेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो यूनिट वेक्टर होंगे, मींस उसमें जो नॉर्म होगी उन वेक्टर्स की वो इक्वल टू 1 होगी, एंड ये जो वेक्टर्स होंगे ना ये एक दूसरे के म्यूचुअल ऑर्थोगोनल होंगे। इट मींस इनर प्रोडक्ट जो होगी इनकी E1 और E2 जैसे इनर प्रोडक्ट लूंगी तो वो इक्वल टू जीरो आएगा, तभी ऑर्थोगोनल होंगे वो सेट। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, अब आपके लिए इजीली हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होगी कि हमने x1 एलिमेंट लिया, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है ये, तो इट मीन सिंगलटन सेट है, तो x1 इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो लेट किया मैंने y1 एक इज इक्वल टू x1, इट मीन्स y1 की वैल्यू भी मेरी क्या आएगी, यहां से इंप्लाइज दैट y1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आ गया मेरे पास। एंड अगर अब मैं बात करूं इसके लिए यहां पर, तो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए, मतलब वेक्टर। तो कंस्ट्रक्ट करूं, अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं E1 की वैल्यू क्या आएगी, हम सभी जानते हैं E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 अपॉन नॉर्म ऑफ y1, ठीक है। जहां मेरे पास E1 क्या है, नॉर्म जो है वो 1 है क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे नॉर्म ऑफ y1 क्या होगा मेरे पास, अब क्योंकि y1 की वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो नॉर्म ऑफ y1 क्या होगा, एक स्केलर होगा, और ये y1 आएगा, और y1 मेरा x1 के इक्वल है जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ क्योंकि नॉर्म ऑफ E1 इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो इंप्लाइज दैट यहां से E1 क्या हो गया मेरा, यहां से अगर मैं बात करूं यहां पर, हाँ दिख रहा है आपको, यहां से यहीं पे लिख देती हूँ ना मैं, E1 के लिए यहीं पे कर देते हैं, E2 के लिए नेक्स्ट पेज पर लेंगे। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि E1 इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट। n इज इक्वल टू 1 के लिए बहुत इजीली हो जाता है सॉल्व करना, आगे भी करवाऊंगी मैं इसके लिए। तो मैं देखो ये n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत इजी वे में बताऊंगी आपको, एक भी डाउट नहीं बचेगा। हमने x1 लिया, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट था, अब लीनियर इंडिपेंडेंट सेट सिंगलटन सेट है तो वो जीरो नहीं हो सकता। हमने जो y1 लिया, x1 लिया, अब जब x1 जीरो नहीं हो सकता तो y1 भी जीरो नहीं है।
अब हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि सब स्पेस की बात कर रहे हैं, तो E1 इज इक्वल टू ऑर्थोनॉर्मल सेट का वेक्टर है, Y1 अपॉन नॉर्म ऑफ Y1 होता है, जहां पर E1 जो कि नॉर्म ऑफ E1 है वो 1 होगी। क्यों होगी मैंने आपको बता दी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो Y1 अपॉन नॉर्म ऑफ Y1, नॉर्म ऑफ Y1 क्या होता है हमारा, जो भी वेक्टर दे रखा है उसमें हर एक एलिमेंट, मतलब जो भी ट्रिपलेट में दे रखा है या फिर आपको दो 2 डायमेंशन में दे रखा है, जितनी भी डायमेंशन है उनकी इंडिविजुअल हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं और स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो वो एक स्केलर फॉर्म में आता है। तो स्केलर फॉर्म में आएगा तो Y1 आया, तो इट मीन्स नॉर्म ऑफ E1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 आई है, और ये यूनिट वेक्टर है, तो यहां से E1 की वैल्यू भी कुछ इस तरह से आएगी। तो इसलिए जो E1 है ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए बात करूं, यहां पर अगर मेरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो मैंने निकाल ली Y1 अपॉन Y2 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहां से एक बात बोलूं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या आई मेरे पास कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। अब मैं सब स्पेस की बात करूंगी, सब स्पेस जनरेट करना है मुझे, सब स्पेस जनरेट करना है, क्योंकि यहां से तो हमने दिखा दिया कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर लिया हमने और ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट में चला गया, क्योंकि E1 है, इस तरह से नॉर्म मेरी 1 है और ये वैल्यूज आ गई। अब मुझे इसके और इसके सब स्पेस जनरेट करने हैं और उन्हें इक्वल दिखाना है, यही तो थ्योरम के अकॉर्डिंग है बात। ठीक है, अब हम करेंगे सब स्पेस जनरेट करना। किस तरीके से करेंगे, देखो हम करेंगे क्योंकि जो E1 है, क्योंकि यहां पर जब मैंने Y1 अपॉन नॉर्म ऑफ Y1 लिया है, तो Y1 किसके अकॉर्डिंग है, X1 के इक्वल है, मैंने यहाँ पे लिया है Y1 X1 के बराबर लिया है, तो E1 को मैं लिख सकती हूँ, E1 मेरा आया X1 अपॉन नॉर्म ऑफ X1 इक्वल टू, इसी को लिख सकती हूँ मैं Y1 अपॉन नॉर्म ऑफ Y1, इसका यूज करेंगे इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो इसे इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि इसका यूज तो होना ही होना है ना। हाँ, ये लो, ये है मेरे यहाँ पर, इसे इक्वेशन मान लेती हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ताकि ध्यान रहे, पूरी इक्वेशन लिखनी ना पड़े हमें। तो E1 की वैल्यू ये है मेरे पास, तो यहां से X1 इज इक्वल टू Y1 है, क्योंकि X1 इक्वल टू Y1 है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है ये। अब यहां पर तो X1 इज इक्वल टू Y1 के लिए आ गया, सब स्पेस जनरेट करने की बात आ रही है, सब स्पेस जनरेट करने की जो बात आ रही है वो ये है कि E1 इक्वल टू, ये वाला पार्ट लेती हूँ मैं, X1 अपॉन नॉर्म ऑफ X1, X1 अपॉन नॉर्म ऑफ X1। तो यहां से क्योंकि E1 क्या हो जाएगा मेरा, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है मेरा, ये है मेरा, कहाँ गया ये रहा, है ना, हाँ, ये जो है ये क्या है मेरा नॉर्म ऑफ X1, और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा स्केलर है, राइट। अगर स्केलर है तो मैं E1 को क्या लिख सकती हूँ, मैं E1 को लिख सकती हूँ, मैं E1 को लिख सकती हूँ इसको अल्फा X1 या AX1 लिख सकती हूँ। अल्फा मैंने कोई भी स्केलर के तौर पर ले लिया, तो अल्फा X1, तो E1 को मैंने X1 की कॉम्बिनेशन में लिख दिया, E1 को मैं X1 की कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो यहां पर मैं बोल सकती हूँ कि E1 कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ X1, मैं लिख सकती हूँ यहां से E1 implies that E1 is written, E1 can be written in the combination of X1, जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। अब यहां से मैंने E1 निकाल लिया, सिमिलरली मैं X1 को भी लिख सकती हूँ, यानी कि अगर मैं देखूं तो E1 इक्वल टू अल्फा X1 आ गया, ठीक है, E1 इक्वल टू मेरे पास अल्फा X1 आ गया। अब यहां से E1 को मैंने इस तरह से लिख लिया इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब मैं अगर X1 की बात करूं, यहीं से X1 को लिख सकती हूँ E1 नॉर्म ऑफ X1, यहीं से, तो नॉर्म ऑफ X1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्केलर है, तो X1 की वैल्यू आएगी यहीं से, यहां से मैंने लिखा X1 इक्वल टू नॉर्म ऑफ X1 इंटू E1। तो X1 क्या है मेरे पास, स्केलर, तो X मैंने इस स्केलर को कुछ और नाम दे दिए यहाँ पे, तो X1 इक्वल टू, मैं अल्फा लिए हमने, हम यहाँ बीटा ले लेते हैं,
आप ए बी सी भी ले सकते हो, इवन, क्योंकि स्केलर की बात कर रहे हैं। तो यहां मैंने देखा x1 को मैं कैसे लिख रही हूं, x1 को मैं लिख सकती हूं, x1 को भी इंप्लाइज दैट यहां से कहूंगी मैं, x1 कैन बी रिटर्न in the combination of E1। तो यहां से देखा हमने E1 को X1 की जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है उसकी कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं एंड X1 को E1 की कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो यहां से मेरा क्या इंप्लाइज हुआ, यहां से इंप्लाइज हुआ कि हेंस जो सब स्पेस है, सब स्पेस जो मेरा है, सब स्पेस X1 बराबर होगा सब स्पेस E1 के। तो ये सब स्पेस मेरे बराबर होंगे। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमने देख लिया, सबसे पहले हमने क्या दिखाया, वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे, फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट में दिखाया, फिर हमने दोनों से सब स्पेस जनरेट किया और वो दोनों इक्वल आए। इट मींस हमने उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखा दिया है। तो सब स्पेस n इज इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम इक्वेशन फर्स्ट है इसका यूज करेंगे हम आगे भी। अब n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं हम, जब फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए हम बात करेंगे तो यहां पर हम लोग लेंगे, क्योंकि पूरे ऑर्थोनॉर्मल सेट पर एक वेक्टर है जो कि ऑर्थोगोनल डिफाइंड हुआ है। अगर मैं बात करूं कि पूरे जो ऑर्थोनॉर्मल सेट पर एक वेक्टर है जो ऑर्थोनॉर्मल डिफाइंड हो रहा है, किस तरीके से कि हमने लिया था x2, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि x2 लिया था मैंने, x2 था या y2 था, जब हम ऑर्थोनॉर्मल कहाँ गया, जब हम ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो ये पूरे ऑर्थोनॉर्मल सेट पर जो मैंने वेक्टर ऑर्थोगोनल डिफाइन किया था, जो कि हम इसमें पढ़ते आए हैं पहले, तो वो किस तरह से डिफाइन होता था कि x माइनस समीशन लेते थे हम, क्योंकि n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो n माइनस 1 टर्म तक जाएगी, तो x माइनस समीशन ले लेंगे हम i, एंड जो कि इस तरह से डिफाइन होता था जनरल में, x माइनस इन समीशन लेंगे हम, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब जितने भी n टर्म जा रही है तो n माइनस 1 तक जानी है, i जो कि इनर प्रोडक्ट थी हमारी x2 मतलब x कॉमा ई आई और ई आई, इस तरीके से डिफाइन थी, जो कि हमारी ऑर्थोगोनल थी ई आई पर, राइट। इट मीन इनका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो मेरा 0 आएगा। तो ये डिफाइन थी मेरी ऑर्थोनॉर्मल सेट पर जो वेक्टर डिफाइन था वो ऑर्थोगोनल इस तरह से डिफाइन था। तो इसी का यूज करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए तो हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही सिंगलटन सेट था, n इक्वल टू 2 के लिए जरूरत पड़ेगी। तो n इक्वल टू 2 के लिए जो मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट कौन कौन से आ गए, x1 एंड x2 इस बार, क्योंकि n इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, x1 और x2 आएंगे, ये क्या है, आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना, ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हो गया ये पूरा, जिसमें x1 और x2 क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है तो मैं लेट करूंगी यहाँ पे y2, इस बार जैसे हमने y1 किया था, तो y2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x2 माइनस, ये डिफाइन था जिस तरीके से हम ऑलरेडी जानते हैं ये, तो ये था y2 इज इक्वल टू x2 माइनस, अब ये जो डिफाइंड है ये इस तरीके से ये आएगा, x2 ये आ जाएगा समीशन, समीशन आएगा, एक ही वेक्टर है तो इनर प्रोडक्ट x2 e1 इंटू e1, y2 इस तरह से डिफाइन होगा, जब y3 की बात करें समीशन आएगा तो आगे 2 टर्म्स तक जाना है, वो हम 3 में देखेंगे। n इज इक्वल टू 2 के लिए जब y2 आया मेरे पास x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 कॉमा e1 और इंटू e1, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां से x2, क्योंकि ये भी 0 नहीं हो सकता y2, ये y2 भी 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम ऐसा क्यों है कि नहीं हो सकता। एक्चुअली जब मैं ऑफलाइन इस वाले टॉपिक को पढ़ा रही थी तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था एक बार कि मैम ऐसा क्यों है कि y2 0 नहीं हो सकता,
तो मैंने कहा तो एक काम करो, जब भी आपको ऐसा डाउट आता है तो उसे करके देखा करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो भी आपने सोचा है अगर हम वही लेके चलेंगे तो क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है कुछ बातें या नहीं। मैथ्स की सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे यही लगती है कि जो भी डाउट आ रहा है ना, आप उसको अप्लाई करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कर लेते हैं। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा तो हम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बुक्स में लिखा होता है कि हम इसे जीरो नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। यहां पर क्यों नहीं ले सकते जीरो, वो मैंने आपको बता दिया था, सिंगलटन सेट था इसलिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहां क्यों नहीं ले सकते, तो लेकर देख लेते हैं। चलिए, इफ सपोज कर लेती हूं मैं, क्योंकि अब हम कॉन्ट्राडिक्ट वाला सीन देखते हैं, क्या पता कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। y2 अगर मेरा जीरो है, अगर मेरा y2 जीरो है, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे इधर जीरो रखूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आएगी, x2 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x2 इन कॉमा E1 और E1। तो यहां से अगर मैं देखूं x2 मेरे पास ये है, और मैं क्योंकि ये बात जानती हूं कि कंस्ट्रक्ट करना चाहूं अगर मैं E2 की वैल्यू यहां से यहीं पे कर दूं, इसमें जो यूज होना है इसलिए मैं यहां लिख देती हूँ, जो यूज होना है यहाँ पर कि y2 E2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y1, जहां नॉर्म ऑफ E2 मेरे पास क्या है, 1 है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में से और वो उनकी नॉर्म क्या होती है, 1 होती है। इसका यूज होना है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पर जिस तरह से मैंने E2 लिया है, अब E2 एंड E1 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होने चाहिए, है ना। E2 और E1 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होने चाहिए, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में आ रहे हैं और ये उसी के एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। और अगर E2 और E1 ऑर्थोगोनल है तो इट मींस उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट में बात है, जब मैं पूरी प्रॉपर आपको बुक कराऊंगी तब बता दूंगी। अभी फिलहाल एग्जाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करा रही हूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों को बहुत 20 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट है इसलिए। तो यहां पर अब ऐसा है, तो अब मैं y2 इक्वल टू जीरो लेकर चल रही हूं, तो x2 की वैल्यू रखिए। अब मैं एक बात जानती हूँ, ये x2 इनर प्रोडक्ट जो मैं लूंगी x2 और E1 की, ये स्केलर आएगी मेरे पास, राइट। अब E1 की वैल्यू जो है, E1 की वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पर, तो ये तो मेरे पास कुछ स्केलर आएगी। E1 की वैल्यू मुझे कहां से रखनी है, E1 की वैल्यू रखनी है मुझे ये x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, क्योंकि x2 है तो मैं इसकी फॉर्म में रखूंगी, तो ये आएगी इंटू x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट, ये स्केलर है मेरा, ये क्या है, स्केलर है। तो इट मीन्स मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x2 को, जब मैंने ये लिखा x2 को अल्फा मान लो इसको, मैं मतलब अल्फा बीटा लिया था मैंने, गामा ले ली इसे, x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, गामा x1, राइट, क्योंकि ये मेरा स्केलर हो गया। अब जरा यहाँ पे देखो, x2 को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं x2 को लिख सकती हूँ, इट मींस यहां से जो इंप्लाइज हुआ इस वाली बात से, इंप्लाइज दैट कि x2 कैन बी रिटन, x2 कैन बी रिटन in the combination of, in the combination of x1। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ है, इंप्लाइज दैट ये जो वेक्टर है x1 और x2, ये जो सेट है आर लीनियर इंडिपेंडेंट, है ना, क्योंकि हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। x2 x1, x2 को x1 की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट। बट हमने जो लेकर चले थे कि x1 x2 क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यहां पर क्या आया, डिपेंडेंट आया। तो यहां से हमने क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि बट हमें लिखनी पड़ेगी लाइन, क्योंकि हमने ये सपोज करा था, बट वी टेक, क्या लिया था हमने, बट वी टेक कि जो ये x1 x2 थे वो क्या थे, लीनियर इंडिपेंडेंट थे। वी टेक दैट x1 एंड x2 जो एलिमेंट लेते आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, दिस इज कंट्राडिक्शन।
This is contradiction. This is contradiction. क्या कि हमने y इक्वल टू 0 लिया था, ये नहीं हो सकता, मीन्स implies that y does not equal to 0 आएगा। अब समझ में आया कि y इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होना कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर y2 मेरा 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला assumption मेरा गलत हो गया। हम लेके चलें तो पता चला, क्योंकि हमने लिया था लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए, ये क्या दिखा दिया, लीनियर डिपेंडेंट दिखा दिया, इसलिए हम y2 को 0 नहीं ले सकते। अब इस वाली बात को हम आगे करें, एक एक डाउट आपका पकड़ पकड़ के मैं खत्म कर दूंगी, कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगी, ठीक है। चलिए आगे, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम इस पर आते हैं जो हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ये वाला जो आपका था पोर्शन, ये वाला अगर मैं बात करूं इतना वाला, कौन सा, ये इतना, ये मैंने आपका डाउट बता दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसमें कर सकते हो, जब करना चाहे कि वाई कि मैंने ये वाला की बात क्यों ली, करना चाहो तो आप कर सकते हो एग्जाम में और अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका, नहीं करना चाहो तो मत करना, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, बट मुझे लगता है आप कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। तो नाउ यहां पर हमने लिया था ये लीनियर इंडिपेंडेंट लिए थे वेक्टर्स 2, तो y2 मेरा इस तरह से एक्सपेंड होगा, क्योंकि हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो वो इस तरह से डिफाइंड होता है वहां पे वेक्टर्स, तो y2 मेरा ये आ गया। अब क्योंकि अब इसकी इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे, अब इनर प्रोडक्ट कौन कौन से लेंगे, e2 और e1, और ये अगर 0 आ गया तो ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के, तो मैं e2 एंड e1 को, क्योंकि अरे क्योंकि इनर प्रोडक्ट E2 एंड E1 इसको लेते हैं हम। इसमें क्या लेंगे, E2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, E2 की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं, कहां गया, y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y1, y2 है, y2 है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो E2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y2 अपॉन नॉर्म ऑफ इक्वल टू y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2 कॉमा E1, ठीक है। y2 की वैल्यू रखूंगी मैं यहां पर, तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 की वैल्यू ये है मेरे पास, इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, चलो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, इसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, ठीक है। एंड इक्वेशन थर्ड अगर मैं कहूँ तो मैं इसको कहती हूँ इक्वेशन थर्ड, इसका भी यूज होना है, इसको भी दे देते हैं इक्वेशन थर्ड का, ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन बाय इक्वेशन, कहां गया, बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड रेफरेंस दे दोगे तो इज मतलब सही इंप्रेशन जाता है नंबर्स गेन करने के लिए, ठीक है। तो y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2 आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्योंकि ये स्केलर है, इनर प्रोडक्ट में हम सभी जानते हैं स्केलर, इसे बाहर लेंगे और y2 की वैल्यू रख दूंगी यहाँ पे, तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ y2 बाहर आ गया, तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 माइनस x2 इवन, x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 e1 into e1 and minus माइनस e1 आएगा कॉमा e1 x2, हाँ कॉमा e1, इसका e1 भी तो आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा स्केलर है ही, अगर मैं यहाँ पे देखूं e1 और x2 की 1 अपॉन नॉर्म ऑफ y2, ठीक है, इनर प्रोडक्ट करूंगी मैं x2, भाई इनर प्रोडक्ट आया x2 कॉमा e1, ठीक है, इसकी करूंगी मैं तो x2 की e1 के साथ आएगी माइनस x2 कॉमा e1, एंड e1 और e1 की जब मैं इनर प्रोडक्ट करूंगी तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 आएगी, ये हम सभी जानते हैं, राइट। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम आ गए, x2 और e1 ये दोनों सेम आ गए, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहां से जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट आई है e2 और e1 की, वो क्या है, 0, और यही हमें दिखाना था कि अगर ये 0 आती तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट के वेक्टर्स हैं। तो E2 एंड E1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई है, इनर प्रोडक्ट 10, चाहे तो लिख सकते हैं दिस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दस दिस वेक्टर्स
आर ऑर्थोनॉर्मल सेट मीन्स E2 ऑर्थोनॉर्मल E1 के, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, अब यहाँ से सेट E1 एंड E2 इज ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गए, तो इंप्लाइज दैट सेट, ये जो सेट बना है मेरा, कौन सा सेट बना है, ये कर्ली ब्रैकेट में ये इनर प्रोडक्ट को शो करता है, ये कर्ली ब्रैकेट सेट है मेरा। E1 एंड E2 मेरा क्या हो गए, E1 और E2 क्या हो गए बताइए, इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, अब हम करेंगे इसके सब स्पेस की बात, क्योंकि सब स्पेस जनरेट करने की बात हो रही है। तो E1 E2 और X1 X2 इन दोनों से जो सब स्पेस जनरेट होगी ना, वो दोनों ही केस में सेम होगी, वो दोनों ही केस में क्या होगी, सेम होगी इसमें, जैसे हमने पहले वाले केस में करा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या थी, चलो देखते हैं, ये थी E1 इज इक्वल टू X1 अपॉन नॉर्म ऑफ X1 इज इक्वल टू Y1 अपॉन नॉर्म ऑफ Y1। अगर मैं यही देखूं इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है इक्वेशन फर्स्ट हमसे, कि X1 को अगर मैं E1 के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकूं, अगर मैं X1 को, क्योंकि E1 मेरे पास क्या था, X1 अपॉन नॉर्म ऑफ X1, तो X1 को अगर मैं E1 के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकूं और E1 को X1 के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकूं, तो सब स्पेस बन जाएगा। तो मुझे वही करना है जो हमने अभी लास्ट स्टेप में किया था। X1 को लिखा मैंने, X1 इक्वल टू नॉर्म ऑफ X1 इंटू E1, और E1 नॉर्म ऑफ X1 क्या है, एक स्केलर है, स्केलर है तो अल्फा बीटा गामा की जगह कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, वो है, तो मैं ये ले सकती हूँ यहाँ से, इंप्लाइज दैट कि X1 को ले सकती हूँ मैं, X1 इक्वल टू, इसे नॉर्म ऑफ X1 है मेरा, इसे नॉर्म ऑफ X1 इंटू E1 और प्लस 0 E2 ले दूं, क्या कहते हैं आप, लिख सकती हूँ, क्योंकि क्यों लिया मैंने E2 और पहले में क्यों लिया, वहां n इज इक्वल टू 1 के लिए बात हो रही थी, यहाँ n इज इक्वल टू 2 के लिए बात हो रही है, तो जितने भी वेक्टर्स हैं उनको लेना तो पड़ेगा हमें, है ना। तो X1 के लिए क्या लिया मैंने, जब इस तरह से लिख सकती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो प्लस 0 इंटू E2 लिख सकती हूँ, तो इसे तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, ये तो मेरे पास आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, अगर ऐसे ही मैं E1 के लिए दिखा दूं, भाई ऐसे ही X2 के लिए दिखा दूं, अभी X2 के लिए भी लेते हैं हम। X2 के लिए क्या आएगा, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन देखें, इसमें X2 के लिए Y2 की बात होगी, तो फिर ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या कह सकती हूँ, X2 की बात कर रही हूँ, तो यानी Y2 से लूंगी मैं, Y2 इक्वल टू X2 माइनस इनर प्रोडक्ट X2 कोमा E1 इंटू E1। ठीक है, यहां से X2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, X2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, X2 इक्वल टू Y2 प्लस इनर प्रोडक्ट X2 कोमा E1 इंटू E1, राइट। तो ये वैल्यू आई है मेरे पास। अब यहां से मुझे क्या देखना है, क्योंकि Y2 को मैं लिख सकती हूँ, Y2 को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं और देखूं, Y2 को लिख सकती हूँ मैं, कहा गया, Y2 को लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ Y2 इंटू E2, और नॉर्म ऑफ Y2 क्या है, मेरे एक स्केलर है, तो Y2 की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी, इसको मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, X2 इक्वल टू Y2 माइनस X2, यहाँ पे लिखती हूँ Y2 माइनस प्लस प्लस नॉर्म ऑफ X2 कोमा E1 और E1, तो Y2 को लिखा मैंने, Y2 को लिखा मैंने नॉर्म ऑफ Y2 इंटू E2, नॉर्म ऑफ Y2 इंटू E2 प्लस X2 को मैं क्या ले सकती हूँ, X2 कोमा E1 क्या है, ये भी मेरा इनर प्रोडक्ट है, तो इट मीन्स ये क्या होगा मेरा, ये जो X2 कोमा E1 है ये इनर प्रोडक्ट है, और ये मेरा स्केलर होगा, तो ये भी स्केलर है, तो X2 कोमा E1 ये स्केलर होगा, और E1 ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो मैं कह सकती हूँ मैंने X2 को भी क्या लिख दिया, मैंने X2 को भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने X1 को E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, एंड सिमिलरली X2 को भी मैं E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से सब स्पेस जो जनरेट होगा हमारा, X2 को भी हमने E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो अगर मैं कन्वर्सली देखना चाहूँ, अब मैं E1 को X1 और X2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी,
सिमिलरली E2 को x1 और x2 के लिए कॉम्बिनेशन में दिखा दूंगी। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो इसके भी जो सब स्पेस होंगे उसके भी सब स्पेस होंगे वो सेम होंगे, राइट। तो अब हमें ऐसे ही करते हैं, तो कन्वर्सली पेन चेंज कर लेते हैं कलर। कन्वर्सली अगर मैं देखूं कि E1 को x1 और x2 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो चलो मैं एक करके बताती हूँ। इसमें से E2 को मैंने लिखा, E2 को लिख सकती हूँ मैं नॉर्म y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2, राइट। अब मैंने इस तरह से लिखा तो यहाँ पे y2 की वैल्यू रख देंगे हम। y2 की वैल्यू क्या है, x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 कोमा E1 इंटू इनर प्रोडक्ट 1 अपॉन नॉर्म ऑफ y2। नॉर्म ऑफ y2 क्या है मेरे पास, नॉर्म ऑफ y2 जो है वो स्केलर है एक, राइट। तो हम इसे या तो बाहर ले लें और x2 को मैं लिख सकती हूँ, x2 रहने दूंगी, x2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2 माइनस ये x2 कोमा E1 इनर प्रोडक्ट जो E1 है अपॉन नॉर्म ऑफ y2। ये वाला पूरा पोर्शन जो है कौन से वाला, ये वाला, ये वाला, ये मेरा स्केलर है, ये वाला मेरा स्केलर है। तो मैं कह सकती हूं, और E1 को भी मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, x1 की फॉर्म में लिखूंगी, यानी x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1। इट मींस यहां पर मैं एक और काम कर सकती हूँ, क्या कि मैंने लिखा ये x2 अपॉन, मैंने लिखा यहां पर x2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2 माइनस x2 इनर प्रोडक्ट x2 E1 अपॉन नॉर्म ऑफ y2 इंटू E1 को लिख सकती हूँ मैं x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, कहीं पर मैं E1 को x1 की फॉर्म में ले रही हूँ, कहीं पे मैं y की फॉर्म में ले रही हूँ, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। क्योंकि मैंने E2 को x1 और x2 की फॉर्म में लेना है, इसलिए मैंने x2 लिया और E1 की वो वैल्यूज लिए जो x1 की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं मेरे कौन सा वाला पार्ट जो है वो स्केलर है, ये वाला पार्ट, ये मेरा स्केलर है, एंड ये वाला पार्ट मेरा स्केलर है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ अल्फा x2 माइनस इस पूरे को बीटा लिख सकती हूँ भाई, प्लस बीटा x1। तो E2 को भी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो यहां से कह सकती हूँ E2 कैन बी रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। E1 को भी हो गया, E2 को भी हो गया, और x1 और x2 के लिए भी हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं, सो जो सब स्पेस जनरेटेड हो रहा है, जो सब स्पेस जनरेटेड हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ सब स्पेसेस जनरेटेड बाय, क्या सब स्पेसेस जनरेटेड बाय x1 और x2 विल बी सेम सब स्पेस जनरेटेड बाय E1 E2, राइट। दिख रहा है ना ये इसमें, हाँ। तो यहां से हमने n इजिकल टू 2 के लिए भी दिखा दिया कि सेम, हम कलर ही दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कि सब स्पेस हो गया। अब मैं जब n इजिकल टू 3 के लिए बात करूंगी, n इजिकल टू 3 के लिए बात करती हूँ, 4 n इजिकल टू 3 के लिए, 4 n इजिकल टू 3 के लिए बात करते हैं अगर हम, तो n इजिकल टू 3 के लिए क्या आएगा मेरे पास, हम फिर से लेंगे x1 x2 x3, ये तीन लीनियर इंडिपेंडेंट लेंगे, उन्हें हम दिखाएंगे फिर इस तरह से कि मैंने सेट लिया है x1 x2 एंड x3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो y3 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, अब समीशन के अकॉर्डिंग करेंगे हम यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग तो आ गया, ये लिखा था मैंने। तो समीशन आई इक्वल टू 1 से 2 तक जाएगा, यहाँ पर x2 वाला आएगा और x1 वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं y3 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, y3 की वैल्यू आएगी मेरे पास x3 माइनस इनर प्रोडक्ट x3 कॉमा E1 और E1
माइनस यहाँ पर आएगा x2 E1 E2 और E2 इनर प्रोडक्ट इस तरीके से x3 सॉरी ये तो x3 रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज रखनी है हमें इसकी। सिमिलरली उसी वे में करेंगे हम y3 की वैल्यू। y3 मेरा यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको और उसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आएगा x3 माइनस समीशन ले लूंगी। समीशन i गोज टू 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास x3 कोमा ei और ei माइनस ये तो इसी के साथ आ गया। तो अब यहाँ पर x3 भी मेरा क्या है, 0 नहीं हो सकता। y3 क्यों नहीं हो सकता, वही रीजन है, इसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। आपका डाउट था वो क्लियर कर दिया मैंने वहां पर। तो अब अगर मैं इसे आगे देखूं, इसे कंस्ट्रक्ट करती हूँ E3, E3 को कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ अगर मैं कंस्ट्रक्ट करती हूँ मैं E3, ये हमने दिखा दिए वैल्यूज लीनियर इंडिपेंडेंट के थ्रू। अब मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ E3, E3 किस क्या आएगा मेरे पास, E3 ऑब्वियसली आएगा मेरे पास y3 अपॉन नॉर्म ऑफ y3, ठीक है। जहां पे नॉर्म ऑफ E3 मेरे पास क्या है, इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, हम सभी जानते हैं क्यों हो रही है, मैंने आपको बता दिया। अब E3 मैंने ये लिख दिया। अब चाहे इनर प्रोडक्ट E3 का E1 के साथ हो या E3 का E2 के साथ हो, वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। E3 का E1 के साथ हो या E3 का E2 के साथ हो, उसका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो 0 ही आएगा, तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ जो ये सेट बना है मेरा E1 E2 E3, तो बोथ इंप्लाइज दैट ये जो सेट बना है मेरा E1 E2 E3 ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, E1 E2 एंड E3, ठीक है। ये हमने अभी पीछे प्रूव किया ही है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ, सपोज करती हूँ अब मैं जो मेरा इनर प्रोडक्ट है यहां से, सपोज इनर प्रोडक्ट E1 E2 एंड E3 जो आ रहा है, मतलब अगर मैं इसके उसकी बात कर रही हूँ सब स्पेस की, सब स्पेस की बात करूं मैं, सब स्पेस E1 E2 E3, वो मेरा सब स्पेस x1 x2 एंड x3 के इक्वल होगा, ठीक है, इसी बेस पर, क्योंकि मैंने इसकी इनर प्रोडक्ट को भी जरूर बता दिया है कैसे आया कैसे नहीं आया। अब अगर मैं इसकी जनरल केस में बात करूं, 1 2 एंड 3 के लिए कर लिया, अब ऐसे ही मैं जनरल केस की बात करती हूँ अगर, तो जनरल केस में क्या आएगा, 4 n इज इक्वल टू n के लिए, वही जनरल केस हो गया अब हमारा, राइट। जनरल केस पे बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू n के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 x2 x3, x1 x2 अप टू xn जो है मेरे पास xn है, वो आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, राइट, इन शॉर्ट में लिख रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से yn निकालूं तो yn मेरे पास क्या निकलेगा, yn आएगा मेरे पास xn माइनस समेशन, अब क्योंकि ith है, क्योंकि n वेक्टर्स की बात करें तो n माइनस वन तक जाना है इसमें, तो i इज इक्वल टू 1 से n माइनस वन, इनर प्रोडक्ट एक्स एन कोमा ई आई इंटू ई आई, ठीक है, ई आई है ये। तो यहाँ पर हाँ वाई एन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसी तरीके से क्योंकि मैंने बताया वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, nth ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, तो उससे पहले n माइनस वन यूनिट वेक्टर्स होंगे इसके, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ जो ई एन आएगा मेरे पास वो आएगा वाई एन अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एन, जो कि अगर मैं नॉर्म ऑफ ई एन की बात करूं तो वो इक्वल टू 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर हो रहा है हमारा। तो यहां से अगर मैं इसकी सब स्पेस लूंगी, सिमिलरली हम इसकी जो इनर प्रोडक्ट आएगी वो भी 0 आएगी, E1 E2 E3 जो इनर प्रोडक्ट लेंगे हम E1 E2 E3 अप टू En वो भी 0 आएगी। तो मैं यहां से कह सकती हूँ जो सब स्पेस है जो जनरेट होगा मेरा सब स्पेस E1 E2 अप टू En वो बराबर होगा सब स्पेस x1 x2 और अप टू xn तक जो आ रहा है उससे जो जनरेट हो रहा है वो सब स्पेस भी आपस में बराबर होंगी, कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया है, या हमने ये प्रोसेस देख लिया किस तरह से होता है। अब जब मैं बात करूंगी इसमें, हमने इसका स्टेटमेंट देख लिया। मेनली सबसे पहले समझ लिया कि हम इसमें यूज क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ गलती होती है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक से। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ डिफिकल्टी फेस करते हो, इसलिए आपने इस थ्योरम की रिक्वेस्ट मांगी है मुझसे। और ये डिमांडिंग इसलिए भी है क्योंकि रिपीटेड होती है। बच्चे कई बार ना रट लेते हैं, आपको मैथ्स ना रटने की जरूरत होती ही नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेकिन इसमें प्रोसेस बता देती हूँ कैसे करना है हमें, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो आपके नेट में भी आए हुए हैं और आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। मैं बताऊंगी ना कैसे आए हैं, तो आप कर लोगे अटेम्प्ट। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व का बताऊं, इसमें क्वेश्चंस जो सॉल्व है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व की बात होगी अगर कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, जो प्रोसेस है। सबसे पहले हमें पहला जो स्टेप लेना है, स्टेप 1 पे बात करेंगे। अगर हम पेन चेंज कर लेते ना कलर, स्टेप फर्स्ट क्या है, हमें ना कुछ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दे रखे होंगे क्वेश्चंस में, तो हमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देंगे। ठीक है, उसके बाद इस लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का हमें क्या करना है, यहां से मुझे E1 E2 E3 निकालना होगा। स्टेप सेकंड जो होगा मेरा, उसमें E1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही y1 अपॉन नॉर्म ऑफ y1 लेंगे, जहां पे E1 की जो नॉर्म होगी वो मेरे पास 1 होगी। ठीक है, इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो रही है कैसे नहीं, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे हम। ठीक है, वो क्वेश्चंस में ही डिपेंड करता है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, जब आपको समझ आएगा। सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं वही E2 निकालूंगी, वो होगा मेरे पास y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2, है ना। वही नॉर्म ऑफ E2 जो होगी वो मेरे पास 1 होगी वैल्यू। सिमिलरली इस तरह से निकालेंगे जितने भी हमें वहां पे रिक्वायरमेंट है कि x1 x2 xn कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग E1 E2 E3 निकलेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो आपका आएगा वो ये आएगा कि जिस तरह से यहाँ पर y2 की वैल्यू, अब क्योंकि y1 इज इक्वल टू x1 लिया था यहाँ पर पहले के लिए, अब यहाँ के लिए क्या लिया था हमने कि y2 की वैल्यू क्या थी, x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 E1 इंटू E1। अब यहां पर जब मैं E3 के लिए लूंगी, y3 अपॉन नॉर्म ऑफ y3 आएगी, जहां नॉर्म ऑफ E3 जो होगी मेरे पास वो क्या होगी, 1 होगी। एंड यहां पर अगर मैं y3 निकालूं तो y3 मेरी ऐसे निकलेगी, y3 ये दिख नहीं रहा इसमें, है ना, y3 आएगा मेरे पास, हाँ y3 आएगी मेरे पास x2 माइनस समीशन आई गोज टू 1 से 2, और ये आ जाएगा x2 ई आयोटा, मतलब ई आई इंटू आई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी दे रखे होंगे हम उतने निकाल लेंगे, फिर वहां से उसको सब इस पे जनरेट करेंगे। मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए इसमें नहीं कराऊंगी, पर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो आपको वो करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।